रूपा पीले कपड़े पहने अपनी सहेलियों के बीच बैठी हुई थी कि अचानक उसे उल्टी सी लगने लगी। उसकी बदलती हालत को देखकर उसकी सास, जो कि अभी अभी उसके घर हल्दी की रस्म करने आई थीं, फौरन उठकर उसके पास आईं और उससे बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है? उसने सर हाँ में हिला दिया, लेकिन सच तो यह था कि उसके हाथ पैर अब कांपने लगे थे। उसकी सास उसके पास आकर बैठ गईं और कहने लगीं, रूपा बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर आराम कर लो। उसके पास आसपास बैठी उसकी सहेलियों ने उसकी सास की बात सुनकर कहने लगीं, तुम्हें तो बहुत सीधी सास मिली है, काश हमें भी इतनी सीधी सास मिल जाए। उनकी बात पर उसकी सब सहेलियां जोर जोर से हंस रही थीं। हल्दी की खुशबू सर को चढ़ी जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अभी वो गिर जाएगी। तभी सामने से आते सतीश पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उसकी निगाहें शर्म से झुक गईं। वो रूपा के पास आया और धीरे से बोला, बस एक रात और मेरी जान, कल हम एक हो जाएंगे। तो शर्म से उसके गाल लाल होने लगे। इतने में उसकी सास उसके लिए जूस ले आईं और रूपा से कहने लगी कि जल्दी से इसे पीकर ख़त्म करो। मुझे लगता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए कमज़ोरी हो रही है। उसे ऐसा लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। उसे जूस की खुशबू से भी उल्टी करने का मन कर रहा था। तभी उसकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। ऐसा लगा कि अभी उल्टी आ जाएगी। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में भागी थी और सीधे वॉशरूम में घुस गई थी रूपा। पीछे पीछे रूपा की माँ और उसकी सास भी आ गई थीं। वॉशरूम में जाते ही उसकी उल्टियाँ शुरू हो गई थीं। उल्टियाँ कर कर के वो निडाल हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई। उसकी माँ और उसकी सास बहुत परेशान थीं। उसकी माँ ने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी सास भी उसके पास ही बैठ गईं। उसका ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, सामने वाला घर ही उसकी ससुराल था। बचपन से ही उसका आना जाना लगा रहता था। रूपा की विधवा माँ उसके पास ही आकर बैठ गई और उसकी नज़र उतारने लगी। वो रूपा से बोली, लोगों की भी गंदी नज़रें होती हैं, ना जाने कौन आज आंख भर भर के तुझे देखता रहा था। 100 बार तुझसे कहा है कि अपना ध्यान रखा कर। रूपा ने कहा, मम्मी बस भी करिए। उसका सर भारी हो रहा था। उसकी मम्मी ने कहा, अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो, यही हालत रही तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ तो लोग बातें करते नहीं रुकते कि बीमार बहू हमें चिपका दी। ना जाने क्यों रूपा को अपनी मम्मी की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, तो वो थोड़ा सा गुस्से में बोली, बीमार कोई अपनी मर्जी से तो हुई नहीं हूँ और ठीक भी जब होना होगा हो जाऊंगी ही। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। मैं कोई जानबूझकर तो बीमारी अपने ऊपर नहीं लेकर आई हूँ। अगले दिन बारात थी। रूपा ने बड़ी मुश्किल से ही मेकअप करवाया और फिर जब उसे स्टेज पर ले जाया गया, थोड़ी देर के बाद उसका पति सतीश भी आ गया था। खैर जैसे तैसे करके शादी हो गई थी और वो विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। ससुराल में भी कुछ रस्में हो रही थी, लेकिन उसका किसी भी रस्म करने में दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी चक्कर आ जाएगा। लेकिन रूपा जैसे तैसे खुद को संभाले बैठी हुई थी और फिर रात हुई तो उसे सतीश के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा फूलों से सजाया गया था, लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद रूपा की तबीयत इतनी खराब हुई कि वो वहाँ से भागती हुई सीधी वॉशरूम गई और उसे उल्टियाँ शुरू हो गईं। वॉशरूम से निकलने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। वो मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाहर लाई थी कि कमरे में मौजूद उसकी सास ने उसे गौर से देखा और कहा, क्या बात है, यह बार बार उल्टियाँ क्यों आ रही हैं तुझे? फिर उन्होंने सबसे कमरा खाली करने के लिए कहा और रूपा का चेकअप करने लगी। चेकअप पूरा करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रिश्तेदार और औरतें और लड़कियां कमरे में दाखिल हुई तो उसकी सास ने ना आओ देखा ना ताव देखा और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, ऐसी चरित्रहीन बहू मैं अपने घर में स्वीकार नहीं करूंगी। यह खबर इतनी जोर कानों में पड़ी थी कि वहां पर मौजूद सब औरतों को साफ सुनाई दे गई। नई नवेली दुल्हन जिसने अभी सुहाग रात भी नहीं मनाई थी, उसका एकदम से पांव भारी होने का ऐलान यकीनन सबको शक में डाल गया था। वहीं रूपा भी बहुत ही हैरत भरी नज़रों से अपनी सास की तरफ देख रही थी और यह सब कुछ सुनकर उसके होश उड़ चुके थे।
सबके साथ साथ उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। यह कैसे मुमकिन है? किसी ने रूपा की माँ को भी यह खबर दे दी थी और वह भी फौरन भागती हुई रूपा के कमरे में आई थी। उसकी विधवा माँ, जिनकी जमा पूंजी सिर्फ इज्जत ही थी, वह यूं इस भरी महफिल में लुटा देखकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी और जमीन पर बैठ गई। रूपा परेशान नजरों से अपनी सास की तरफ देखने लगी। यह सब क्या हो गया है? बल्कि इससे भी ज्यादा उसे इस बात की टेंशन थी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था। वो तो एकदम कुंवारी थी। लेकिन अगर रूपा कुंवारी थी तो फिर रूपा प्रेग्नेंट कैसे हो गई? उसकी समझ से यह सारी बातें बाहर थी कि अचानक उसकी सास ने कमरा खाली करने को कहा और उनके जाते ही एकदम से सतीश कमरे में आया। उसे देख रूपा खुद में सिमट गई। उसने घूंघट से जरा सी निगाह उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक खुशी दिखी जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मगर उसे हैरानी हुई कि इतनी बड़ी खबर पर इतना चुप और शांत नजर कैसे आ सकता है। मर्द तो ऐसी बात सुनने के बाद पत्नी को जान से ही मार डालते हैं या उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सी कहानी इस समाज में फैली हुई हैं कि पहले ही रात पत्नी को मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़, टीवी और अखबार पर आते रहते हैं और वजह यह बताई जाती है कि लड़की चरित्रहीन थी। लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते और गुनगुनाते सतीश को देखकर उसका दिल और भी ज़्यादा घबरा गया था। ऐसे लगा कि जैसे तूफान के आने के पहले की शांति है। उसे तो लग रहा था कि खबर ने सतीश के दिमाग के ऊपर असर डाला है। हो सकता है यह रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो और यह सुहाग रात का कमरा उसकी मौत के मातम के कमरे में बदलने वाला हो। वो आने वाले समय के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस नई जिंदगी से उसका मर जाना ही अच्छा था। रूपा को समझ नहीं आ रहा था कि इस रात की जब सुबह होगी तो वो लोगों का सामना कैसे करेगी। एक कुंवारी लड़की शादी होते ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि उसे तो उसके पति ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। सारी बात उसके चरित्र पर आ रही थी और उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो बस एक ही पहलू पर सोच रही थी कि यह सब कुछ कैसे हो गया। उसका ना तो किसी के साथ ऐसा संबंध था कि जिसके नतीजे में यह सब कुछ हो जाता। शायद मेरी सास झूठ बोल रही हैं। इस ख्याल से उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ था कि एकदम से सतीश उसके पास आकर बैठा तो रूपा एकदम से डर कर उछल पड़ी। घूंघट के पीछे से जब उसने सतीश की तरफ देखा तो वह मोहब्बत भरी नज़रों से रूपा की तरफ देख रहा था। उसे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अटकते हुए कहा, सतीश, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। तो उसने अपने भारी भरकम हाथ रूपा के नाजुक कांपते हाथों पर रख दिए। उसने हाथों को हल्के से दबाते हुए बोला, मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। वह अपने होंठ रूपा के कानों के पास ले जाकर कहने लगा कि बस अब खामोश हो जाओ। रूपा का पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। उसने रूपा का घूंघट उठाया और बोला कि तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो, और जेब से गिफ्ट निकालते हुए बोला, वैसे ही जैसे यह सोने की चैन अनमोल है। रूपा ने नज़र उठाकर सतीश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दूर दूर तक मोहब्बत की खुशी छाई हुई थी। सतीश का यह रूप उसके लिए बहुत ही अलग था। जिस समय उसकी सास ने यह खबर सुनाई थी तो उस समय सतीश भी तो कमरे में मौजूद था, लेकिन उस समय से लेकर तन्हाई में आने तक उसने सतीश के चेहरे पर गुस्से की एक लकीर भी नहीं देखी थी। इस खबर को सुनने के बाद भी सतीश बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुंह दिखाई में सतीश ने उसे सोने की चैन देने के साथ साथ 1 लाख रुपए भी उसकी गोद में रख दिए थे। यह देख रूपा हैरान रह गई। सतीश ने कहा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वो परेशान सी नज़रों से कभी पैसों को और कभी सतीश की शक्ल की तरफ देखने लगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहे। बस डर था तो एक ही बात का कि ना जाने सतीश का जो रवैया देख रही है वह क्या किसी भी समय बदल सकता है। लेकिन उसकी हैरानगी उस समय बहुत बढ़ गई जब सतीश ने उससे कहा कि तुम अपना यह ड्रेस चेंज कर लो
और रिलैक्स हो जाओ। इतने भारी जोड़े में परेशान रहोगी। वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सतीश की बात सुनकर रूपा हक्का बक्का सी उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक जो सब कुछ उसके साथ हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो सतीश के मिजाज को क्या समझ पाती। वो खामोशी से उठी और अपना शादी का लहंगा जो उसने बड़े अरमानों से अपने लिए खरीदा था उसे उतार दिया। लहंगा उतार कर उसने एक सादा सा कॉटन का सूट पहन लिया, मेकअप साफ किया और आईने में गौर से अपनी शक्ल को देखने लगी। कल तक उसकी जिंदगी में जो बाहर खूबसूरत नई जिंदगी की खुशियां शामिल थीं वह एकदम से बदल चुकी थी। रूपा कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर आईने की तरफ देखने लगी। यह कैसे हो गया? परेशानी से उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। वो जब वॉशरूम से बाहर आई तो अपने लहंगे को उसने अलमारी में लटकाया और अचानक उसकी नज़र बेड पर पड़ी थी, जहां बेड के आसपास ताज़ा गुलाब के फूलों की खुशबू अभी फैली हुई थी। बेड पर बिखरे गुलाब की पत्तियां वैसे ही पड़ी थीं और बेड की दूसरी तरफ सतीश पीठ किए लेटा हुआ था। इस रात के लिए रूपा ने जो सपने देख रखे थे वह सारे के सारे कांच की चूड़ियों की तरह टूटकर बिखर गए थे। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां उसका दामन अपने आप ही गंदा हो गया था। ना जाने उसकी मम्मी का क्या हाल होगा। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वह उसके बारे में क्या सोचेंगी। उन्हें तो अपनी परवरिश पर बहुत ही गर्व था और अब उनका यह गर्व बुरी तरह से किसी के पैरों तले मसला जा चुका था। रूपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई सिरा नहीं मिल रहा था। खामोशी से उसके दिल ही दिल में आंसू गिरते जा रहे थे। सतीश शायद अब सो चुका था तो वो भी उसके बराबर में सिमट कर लेट गई, लेकिन नींद किस जालिम को आनी थी। उसका सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सकती। ना भाई है ना ही बहन जिसे गले लगाकर रोकर वो अपना गम हल्का कर सके। उसकी यह समस्या कैसे हल होगी, उसकी समझ से बाहर थी। रूपा बार बार अपने आप को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा करती तो उतनी ही ज़्यादा दुखी हो जाती। उसने अपने साथ लेटे अपने पति सतीश को देखा जो बहुत ही सुकून से सो रहा था और एक वो थी जो रो रही थी। उसे लग रहा था कि आज की रात बहुत लंबी रात हो गई, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह करीब 5 बजे की तरफ उसकी आंख लगी तो थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आने लगी और उसकी आंख खुल गई। उसने दूसरी तरफ देखा तो सतीश ने जरा सी गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वह मुस्कुराने लगा। वो भी उठकर एकदम से बैठ गई और रात के होने वाले हादसे एक एक करके दोबारा से उसे याद आने लगे तो उसका दिल फिर से भारी होने लगा। लेकिन अभी तक तो उसे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि सतीश उसके ऊपर गुस्सा करेगा। तभी गुड मॉर्निंग मैडम जी, सतीश की बहुत ही मीठी और प्यार में डूबी आवाज़ उसके कानों में गूंजी तो उसने भी धीरे से उसे गुड मॉर्निंग कहा और फिर वह बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सामने ही सतीश की माँ खड़ी हुई थी और उसकी माँ के साथ ही एक नौकरानी ट्रे उठाकर अंदर ले आई। बोली, रूपा नाश्ता कर लो, फिर मुझे इंजेक्शन भी लगाना है। रात से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन देना है। वो कुछ ना समझते हुए उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने नौकरानी को इशारा किया तो उसने ट्रे रूपा के बेड पर रख दी। उसकी सास ने कहा, रूपा जल्दी जल्दी नाश्ता करो, उसके बाद आज मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है। थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी तैयारी करनी है। नाश्ता करने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वो लगभग 2 दिन की भूखी थी। उल्टियाँ करके उसका पेट बिल्कुल खाली हो चुका था, इसीलिए पेट में अजीब सा दर्द और खालीपन महसूस हो रहा था। फिर उनकी सास सतीश की तरफ मुड़कर सतीश से कुछ कहने लगी। सतीश, तुम्हारा आज पार्टी के लिए ड्रेस तैयार है, पहन कर देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें दोबारा इस्त्री होना चाहिए तो बता देना, मैं नौकरानी से कहकर दोबारा इस्त्री करवा दूंगी। वो उन दोनों माँ बेटे को आज की होने वाली रस्म के लिए इतना खुश होते देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। फिर उसकी सास ने रूपा से कहा, अपना हाथ आगे करो। उसने चुपचाप अपना हाथ
हाथ आगे किया तो उन्होंने उसे इंजेक्शन लगा दिया। उसको थोड़ा सा दर्द तो हुआ था, लेकिन फिर ठीक हो गया। इतने में सतीश का भाई भी कमरे में आ गया। सतीश का यह भाई दिमागी तौर पर पागल था। वह बच्चों जैसी हरकतें किया करता था। हालांकि उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। वह अंदर आया और रूपा को देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मी, क्या अब यह हमारे साथ ही रहेगी? तो उसकी सास ने हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ, अब यह हमारे ही घर में रहेगी। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन को तैयार भी होना है, फिर हम उसे लेकर मैरिज हॉल के लिए निकलेंगे। उसकी सास की बात पर उसके देवर का मूड खराब हो गया, लेकिन सतीश उसे जबरदस्ती बाहर ले गया। जब कमरे में वो और उसकी सास अकेले थे कि अचानक वह उसके पास आईं और कुछ पैसे उसकी गोद में रखती हैं और कहती हैं, इन्हें खर्च करो और पैसे बच्चा होने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर पहले तो रूपा को हैरत हुई, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि वह एकदम से बोली, तुम्हें अभी कुछ भी कहने की परमिशन नहीं है रूपा। अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं आगे कोई बात नहीं सुनना चाहती। उसने कहा, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर करना है और मुझे उसका जवाब देकर जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे यह पैसे क्यों दिए हैं और इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है? मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। उसकी सास ने जरा गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर तुम कुंवारी हो तो यह बच्चा क्या फूंक मारने से तुम्हारे पेट में आ गया? तुम किसे उल्लू बना रही हो रूपा? मैं एक बहुत ही अनुभवी नर्स हूँ जो बदकिस्मती से तुम्हारी सास भी बन गई है। अगर शादी से पहले मुझे इन बातों का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू ना बनाती, लेकिन मेरे पति ने तुम्हारे बाप से कहा था कि दोनों बच्चों की शादी होगी। मैंने उनकी बात रखी है और इसीलिए मुझे खामोश होना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, यह पैसे तुम्हें इसीलिए दिए हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहता है खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सका करते रहेंगे। यह बात करके उसकी सास बाहर जा चुकी थी। उसने फौरन भागकर कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सास का एहसान माने कि उस जैसी लड़की को उन्होंने अपना लिया था, या अपनी किस्मत पर आंसू बहाए जिसने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वो अपनों से ही निगाहें चुराने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर वालों का सामना कैसे करेगी कि किस्मत ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ आगे कुआं है और पीछे खाई। सतीश और अपनी सास के व्यवहार को देखती तो उनसे बड़ा अपना कोई नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि यह दोनों उसके कितने बड़े मददगार हैं और दूसरी तरफ अपने ही घर की इज्जत को उछालने वाली बात भी समझ नहीं आती। अगर यह उसे इतना ही चाहते हैं और उन्हें इसकी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो फिर इस हादसे को छुपा भी तो सकते थे। उसकी सास ने उसे उसकी माँ की नज़रों में ही क्यों गिरा दिया? उसकी माँ ने कैसे गिरकर उसकी सास के पैर पड़े थे कि इस खबर को कहीं मत फैलाना, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। कितनी मुश्किल से रूपा की सास इस बात के लिए मानी थी कि वह इस बात को कहीं नहीं बताएंगी। रूपा पेट से है। अचानक आने वाले इस ख्याल से उसका दिल तड़प उठा। वो अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो वो उछल पड़ी और डरी सहमी नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने दरवाजे को खोला तो सामने ब्यूटी पार्लर से आई दो लड़कियां खड़ी थीं जो उसे हैरान परेशान नज़रों से देख रही थीं। आप रो रही हैं? अंदर आते हुए एक लड़की ने कहा और दरवाज़ा बंद किया। उसके सवाल को सुनकर वो हड़बड़ा सी गई। उसने अपने आंसू साफ किए और कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्लर वाली बोली, अच्छा, लेकिन लड़कियां तो अपनी मुंह दिखाई की रस्म के दिन तो बहुत खुश होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं। रूपा ने बहाना बनाया कि उसके सर में दर्द हो रहा था और फिर उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो पार्लर वाली बोली, हाँ, ऐसा होता है कि अपना घर, अपने माँ बाप तो बहुत याद आते हैं और बात बात पर आंख भर ही जाती है। हम भी
खुद इस कंडीशन से गुजरे हैं। उनमें से एक लड़की बहुत ही बनी ठनी थी और लगातार बोले जा रही थी और यहाँ रूपा बेचैन हो रही थी। वो बस एक ही बात सोच रही थी कि सतीश ने ना शादी से पहले ना शादी के बाद उसे छुआ है, तो एकदम कुंवारी लड़की थी, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ब्यूटिशियन उसे तैयार करके जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उसकी सास और सतीश उसे मैरिज हॉल ले गए, जहाँ पर मुंह दिखाई का फंक्शन होना था। मुंह दिखाई का फंक्शन बहुत ही बड़ा रखा गया था। ना जाने कितने मेहमानों को बुलाया गया था। उसे स्टेज पर ले जाकर बैठा दिया गया। सतीश और उसकी सास साए की तरह उसके आसपास ही मौजूद रहे। उसे दूर दूर तक मेहमान ही मेहमान नजर आ रहे थे, लेकिन इनमें कहीं भी उसे अपनी माँ दिखाई नहीं दी। तो उसने धीरे से अपनी सास से पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ हैं, क्या वह नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत कहा था, लेकिन वह नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर रूपा परेशान हो गई। उसने कहा, वह ठीक तो हैं? तो उसकी सास बोली, हाँ हाँ वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जाहिर है हमारी तरह उसका इतना स्टेमिना तो नहीं है कि अपनी चरित्रहीन बेटी का सामना कर सके, जो शादी से पहले ही किसी का पाप लिए बैठी है। अपनी सास की बात सुनकर रूपा के आंखें ना चाहते हुए भी शर्म से झुक गईं। वो खुद को मुजरिम समझने लगी थी। उधर दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी सास से कहा कि मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसे अनुमति दे दी। वो सोच रही थी कि उसकी माँ पता नहीं किस हाल में होंगी। जैसे ही वो मैरिज हॉल से आई, अपनी माँ के पास आ गई। उसकी माँ का घर उसकी ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों घर मोहल्ले में ही थे और आमने सामने थे। पहले दोनों घर एक ही हुआ करते थे, फिर दोनों घरों के बीच से एक रास्ता सा बना दिया गया था, जिससे कि दोनों घर अलग अलग हो गए थे। यह घर उसके पापा ने और सतीश के पापा ने मिलकर लिया था। घर क्या था, पूरा महल था। उसके पापा और सतीश के पापा आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों परिवार साथ में मिलकर रहते थे। परिवार में उसके मम्मी पापा और वो अकेली ही थी, जबकि सतीश के परिवार में सतीश, उसका छोटा भाई विकी और उसकी मम्मी पापा थे। दोनों परिवार एकदम अपनों की तरह मिलजुल कर रहते थे। सतीश के पापा बहुत मेहनती थे। सतीश के पापा और रूपा के पापा मुंबई में कारोबार करते थे, लेकिन फिर सतीश के पापा ने यहाँ लखनऊ में कारोबार शुरू कर लिया और रूपा के पापा मुंबई में ही रह गए। अब वह मुंबई वाला कारोबार संभालते थे और सतीश के पापा लखनऊ वाला कारोबार संभालते। लेकिन सतीश के पापा बहुत ही कमज़ोर थे और उनका काम पर ध्यान नहीं रहता था, लेकिन रूपा के पापा को इससे कोई मतलब नहीं था। उन दोनों की आपस में बेहद गहरी दोस्ती थी और लेकिन धीरे धीरे रूपा के पापा को लगने लगा था कि उनका दोस्त उनके पैसों पर ऐश कर रहा है और खुद कोई काम नहीं करता। तो फिर उसके पापा ने हर चीज का बंटवारा कर लिया था। यह घर भी दो हिस्सों में बांट दिया था। बीच में एक रास्ता निकाल कर एक तरफ वो लोग रहते थे और दूसरी तरफ सतीश का परिवार रहता था। सतीश के पापा को हराम की लत लग चुकी थी। अब उनसे कोई काम नहीं किया जाता था। धीरे धीरे उनका बिजनेस डूबता चला गया और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते थे, लेकिन रूपा के घर पैसे की कोई कमी नहीं थी। सतीश की माँ खुद को एक गायनेकोलॉजिस्ट कहती थी, लेकिन हकीकत में वह नर्स थीं और एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थीं। एक केस खराब होने की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन फिर उन्हें कहीं पर भी जॉब न मिली। वह अपने मोहल्ले में ही डिलीवरी करने लगी और फिर एक दिन सतीश के पापा की नौकरी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका काम में मन नहीं लगता था। अब सतीश के परिवार में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। रूपा के पापा से देखा नहीं गया था और फिर वह थोड़ा बहुत सतीश के पापा को पैसे दे दिया करते थे। घर खर्च के लिए उनके पैसे भेजते रहते थे। इस तरह सतीश का घर चलने लगा था, लेकिन उस समय उसके पापा और सतीश के पापा की डेथ हो गई। वह दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी खाई में जाकर गिरी। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। पापा की अचानक हुई मौत से रूपा का परिवार बिखर गया था, लेकिन उस समय तक सतीश की नौकरी लग चुकी थी और वह अपने घर को संभालने लगा था। रूपा की सास के दो ही बेटे थे, एक सतीश और दूसरा विकी। विकी दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार था। बचपन में ही रूपा की शादी तय कर दी गई थी।
उसकी मम्मी उसके पापा के आगे एक शब्द नहीं बोल पाती थी। दूसरा, सतीश भी रूपा की माँ को बहुत पसंद था और फिर भले घर का रिश्ता था और इस तरह से वो एक घर से उठकर दूसरे घर में आ गई थी। उसकी माँ ने इसीलिए यह रिश्ता स्वीकार कर लिया क्योंकि वो अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी और उसे उनकी माँ अनजान लोगों में नहीं देना चाहती थी क्योंकि वह खुद विधवा थी। पता नहीं अनजान लोग कैसे निकलते, इसीलिए उसकी माँ ने सतीश से शादी करने से खैरियत समझी थी। सब कुछ सोचते सोचते रूपा की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन पता नहीं कैसे उसकी प्रेगनेंसी की बात बीच में आ गई। वो अपनी मम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वह बेड पर लेटी हुई छत की तरफ घूर रही थी। वो उनके पैरों में जाकर बैठ गई तो वह उसे खाली खाली नज़रों से देखने लगी। फिर उसकी मम्मी गुस्से में बोली, ऐसी भी क्या आग लगी थी रूपा, तेरी शादी तो सतीश से एक ना एक दिन हो ही जानी थी। यह मुफ्त की कालिक अपने माथे पर लगाने की क्या जरूरत थी? मुझसे क्या कमी रह गई थी तेरी परवरिश में जो तूने मुझे यह दुख दिया? अपनी मम्मी की बात पर रूपा रो पड़ी और बोली, मम्मी मेरा विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ। क्या मुझे आपको भी विश्वास दिलाने की ज़रूरत है? उसकी मम्मी उसके पास बैठ गई और बोली, यह क्या कह रही हो रूपा? रूपा बोली, मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ भी मेरी सास कह रही हैं वह सही है या गलत, और मैं नहीं जानती कि इस बात का असल कारण क्या है। तो उसकी मम्मी हैरत और परेशानी की मिली-जुली हालत में उसकी तरफ देखने लगी। रूपा रोती रही और कुछ देर अपनी मम्मी के पास बैठने के बाद वो अपने घर वापस आ गई थी। उसके लिए यह बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि सतीश बिल्कुल भी उसके करीब नहीं आता था, ना ही उसने अपने पति होने का हक उससे वसूला था। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती तो वह उससे कहता, जब तक तुम यह बच्चा पैदा नहीं कर लेती हो तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और यह बात करते करते सतीश के शब्दों में ना तो उसे कोई तंज नजर आता, ना ही ताना और ना ही किसी तरह का कोई गुस्सा। वह यह बात इतनी आसानी से करता कि वो हैरान हो जाती। ऐसा लगता कि जैसे यह उसी का बच्चा हो। अब तो उसे सतीश पर भी शक होने लगा था, लेकिन वो खामोशी से आने वाले समय का इंतजार करती चली जा रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसकी सास उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन जैसे जैसे उसके पीरियड मिस हो रहे थे और उसका पेट बढ़ता जा रहा था, उसके होश भी उड़ते जा रहे थे। अब उसे भी विश्वास हो चुका था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके पेट में किसका बच्चा था उसे नहीं पता था कि कहीं सतीश ने ही उसके साथ गलत नहीं किया है। सतीश के अलावा वो किसी लड़के के साथ नहीं उठी बैठी थी। लेकिन सतीश अगर उसके साथ कुछ गलत करता तो फिर शादी के बाद उसने उसे अभी तक हाथ क्यों नहीं लगाया था? वह उससे दूर दूर क्यों रहता था? और दूसरा शक उसका उसके देवर विकी पर जाता था, लेकिन वह तो दिमागी मरीज था। वह उसके साथ यह सब कुछ कैसे कर सकता था? लेकिन वो भी सब सच जानने की ठान चुकी थी। आखिर उसके पेट में किसका बच्चा था? उसकी ज़िंदगी में सतीश और विकी के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। उसने तय कर लिया कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगी। जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो चुपके से उसने अपना चेकअप करवाया ही था कि अचानक ही उसके दर्द शुरू हो गए। उसकी मम्मी उसके साथ ही थीं। रूपा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन यह खबर ना तो उसे कोई खुशी दे पाई और ना ही उसकी माँ को। उसने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने बच्चे का डीएनए करवाना चाहती हूँ। उसके चेहरे पर फैली कठिनता को देखकर उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और बच्ची का डीएनए ले गया। वो बच्ची को लेकर खामोशी से घर आ गई। उसकी सास और सतीश बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए और उसे भी अपने गले से लगा लिया, लेकिन वो सपाट नज़रों से अपनी सास और अपने पति सतीश को देखती रही। और उसने उसी दिन सतीश के बिस्तर पर पड़े हुए कुछ बालों को इकट्ठा किया और अपने पागल देवर के नाखून काटने के बहाने उसके नाखून इकट्ठे कर लिए और बाल सही करने के बहाने उसके कुछ बाल ले लिए और चुपके से अपनी माँ को दे दिए। उसकी माँ उन्हें
डॉक्टर को दे आई और जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट उनके सामने आई तो उसे पता चला कि उसके बच्चे का असली बाप तो विकी है। तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने वह डीएनए की रिपोर्ट लाकर अपनी सास और अपने पति के मुंह पर मारी और उनसे कहा कि यह सब क्या है। उसकी सास का रंग एकदम से बदल गया था और एक रिपोर्ट उसे अलमारी में मिली थी। सतीश इस अलमारी को हर समय लॉक करके रखता था। आज वो उसे लॉक करना भूल गया। तो ऐसे ही उत्सुकता के मारे उसने वह अलमारी खोलकर देखी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है। तो उसने रिपोर्ट निकाली जिसके अनुसार सतीश नामर्द था, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। जब उसे इन माँ बेटे की सारी चालाकी समझ आ गई थी, वह सतीश की कमी पर पर्दा डालना चाहते थे, क्योंकि उसकी सास और सतीश को यह लगता था कि नाजायज़ बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो कभी भी आँख उठाने के काबिल नहीं रहेगी, ना ही बच्चों के बाप के बारे में कोई सवाल करेगी। और रह गई सतीश के अंदर की यह कमी, तो उसे वो इसलिए बर्दाश्त कर लेगी कि वो एक चरित्रहीन लड़की है, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी, और अपनी इसी कमी के चलते वो सतीश को इतनी बड़ी कमी के साथ स्वीकार कर लेगी। लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो गया और उसे सब कुछ पता चल गया। उसकी सास ने पूरे घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल किया। ना जाने विकी कितनी बार उसकी इज्जत के साथ खेल चुका था, क्योंकि उसकी सास अक्सर जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाती तो उसे अपने घर बुला लेती थी और उस रात उसे अपने पास ही रोक लेती थी। उसकी अगली सुबह उसका पूरा शरीर दर्द करता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती थी। और यह बात उसे अब समझ आई थी कि रूपा को बेहोशी की दवा खिलाने के बाद वह उसके शरीर को अपने बेटे विकी के हवाले कर देती थी, जो दिमागी तौर पर पागल था लेकिन जिस्मानी तौर पर पूरा मर्द था, और वह पूरी रात उसके शरीर के साथ खेलता रहता था, जिसके नतीजे में वो प्रेग्नेंट हो गई। और उसकी सास इसी मौके के इंतजार में थी। उन्होंने अब उसके ऊपर और उसकी माँ के ऊपर एहसान करते हुए सतीश जैसे नामर्द के बेटे की शादी उससे कर दी, ताकि सतीश का भरम भी कायम रहे और वो अपनी सास के एहसान तले चुपचाप सारी जिंदगी गुजार दे। रूपा और उसकी माँ ने फैसला किया कि वो इस सब के खिलाफ बोलेंगे और फिर वो लोग पुलिस स्टेशन जाकर उसकी सास और दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए। उसकी सास और उसके पति सतीश को 5 साल की सज़ा सुनाई गई, जबकि विकी दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब रूपा के लिए यह और ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि अब विकी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और अब विकी की जिम्मेदारी उसके ही ऊपर आ गई थी। इस मामले में वो विकी को गलत नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि वह तो मासूम था। उसे जैसा कहा गया वैसा उसने किया। विकी को सही और गलत की कोई पहचान नहीं थी। वो विकी की देखभाल करने लगी। विकी की देखभाल करते करते उसने महसूस किया कि विकी दिल का बहुत अच्छा लड़का था, बिल्कुल बच्चे की तरह पाक साफ। उसके दिल में कोई पाप नहीं था, वह उसके साथ बहुत खुश रहता था। साथ ही साथ रूपा ने इंस्पेक्टर की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी और फॉर्म भर दिया था, और वो विकी को लेकर डॉक्टर के पास भी गई थी। विकी का चेकअप कराया। विकी को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि विकी ठीक हो सकता है, लेकिन इसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और जितने पैसे डॉक्टर ने बताए इतने पैसे उसके पास नहीं थे। इतना महंगा इलाज वो विकी का नहीं करवा सकती थी, लेकिन अब उसे अपनी बेटी का फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था, और उसका बाप विकी था। वो अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और विकी के इलाज पर पैसा लगा दिया। उधर रूपा की माँ उसकी बेटी को संभालती थी। रूपा जमकर पढ़ाई भी कर रही थी और सुबह अपने साथ विकी को भी दौड़ के लिए ले जाती थी। वो उसके साथ खूब दौड़ की प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे विकी ठीक होता चला गया। दवाइयों का असर था, कुछ रूपा की मोहब्बत और देखभाल भी थी कि विकी ठीक होने लगा था। उसके द्वारा इतनी ज़्यादा देखभाल करने से विकी उसका दीवाना ही हो गया था। वह उससे प्यार करने लगा था, और वो भी तो अब विकी के बिना नहीं रह सकती थी। वो भी विकी से प्यार करने लगी थी और फिर उसने विकी से शादी कर ली। और फिर देखते ही देखते एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। रूपा ने रिटन और फिजिकल दोनों अच्छे नंबर से पास कर लिए थे और आज रूपा इंस्पेक्टर बन चुकी थी
और विक्की भी बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो सरकारी घर में विक्की और अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ रहती है। विक्की भी अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अब रूपा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और वो लखनऊ से दूर इलाहाबाद में रहती है। लेकिन रूपा पुरानी बातें भुला नहीं सकती थी। विक्की की माँ ने किस तरह उसका इस्तेमाल करके उसके साथ गलत किया था। विक्की बहुत शर्मिंदा था। इतने दिनों में वो ना जाने कितनी बार उससे माफ़ी मांग चुका था। रूपा जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने उसे दिल से माफ़ कर दिया था और खुशी खुशी उसके साथ अपना जीवन बिता रही थी और कुछ महीनों बाद ही विकी की सरकारी टीचर में नौकरी लग गई। दोस्तों, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की ज़िंदगी और इज्जत से खिलवाड़ करना बिल्कुल सही नहीं होता है। अक्सर गलत चीज़ों का परिणाम गलत ही होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।